नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करीब 3 महीने पहले 20 जून वो तारीख थी जब यूपी पुलिस ने राज्य में अवैध धर्मांतरण के एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था। एबीपी न्यूज ने उस खबर को आप तक पहुंचाया था। उमर गौतम, उसके सहयोगी मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया था। यूपी पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे धर्म परिवर्तन रैकेट के भंडाफोड़ का दावा किया था। आज उस रैकेट पे एक बड़ा नाम जुड़ गया है। नाम है मौलाना कलीम सिद्दीकी का। वो कलीम सिद्दीकी जिसने एमबीबीएस की पढ़ाई के बदले दारुल उलूम नदवतुल उलेमा में पढ़ाई को तरजीह दी। वो कलीम सिद्दीकी जो मदरसा चलाता है, सर्वधर्म संभाव के कार्यक्रम करता है, अक्सर बड़े बड़े लोगों के साथ दिखाई देता है। लेकिन यूपी पुलिस की माने तो मौलाना कलीम सिद्दीकी पढ़ाई लिखाई और सांप्रदायिक सौहार्द की आड़ में, जी हां, आड़ में धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। मौलाना कलीम की गिरफ्तारी के बाद यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। विपक्ष मौलाना की गिरफ्तारी को यूपी चुनाव से और मुसलमानों को तंग करने से जोड़ रहे हैं, जबकि यूपी पुलिस ये कह रही है कि उसने धर्मांतरण के सबसे बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। वो सिंडिकेट जिसकी फंडिंग खाड़ी देशों से लेकर ब्रिटेन तक से हो रही थी। और अब उस कलीम सिद्दीकी का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसमें कथित तौर पर ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों के धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए और बहुत गौर से कलीम सिद्दीकी के उस कथित ऑडियो को आप सुनिए। बीजेपी गवर्नमेंट सिवाय यानी मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दूसरा कोई काम नहीं है। मौलाना कलीम सिद्दीकी सांप्रदायिक सौहार्द के कार्यक्रम की आड़ में भिन्न भिन्न प्रकार से लालच देकर अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट संचालित कर रहा है। या जो लोग धर्मांतरण कराते थे वो आपको सपा के मंच पर दिखाई देते थे, वो आपको बसपा के मंच पर दिखाई देते थे, वो आपको कांग्रेस के मंच पर दिखाई देते थे। अवैध धर्मांतरण के मामले में मेरठ से मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ जहां राजनीति हो रही है, दूसरी तरफ मौलाना कलीम के बारे में नए नए खुलासे हो रहे हैं। मौलाना कलीम का एक नया ऑडियो क्लिप सामने आया है जिसमें वो खाड़ी देश में बैठे एक फाइनेंसर से धर्मांतरण को लेकर बात कर रहा है। फाइनेंसर मौलाना कलीम से ब्राह्मण और क्षत्रिय लड़कियों के धर्मांतरण की मांग कर रहा है। 9 मुस्लिम लड़कियां जरा सब अभी आजकल इसमें वो सारी चीजें हो रही जरा अलग से, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे, करेंगे, कुछ करेंगे। वो इससे पहले आए थे लेकिन वो बोले कि छोटी जात के है, कोई बोले थे, फिर वो है तो असल में रमजान में थी कुछ बेचारी बच्चियां, वो फिर चली गई। अब आप देखिए कुछ जरा अनलॉक हो जाए, थोड़ा सा लॉकडाउन कम होगा तो फिर वो मैं राब्ता करूंगा। तो लोगों ने किसी ने भेजा था लेकिन उन्होंने कहा कि छोटी जात की, इसलिए हम नहीं भेज, वो कहता, उन्होंने कहा ब्राह्मण वगैरह या क्षत्रिय को बड़ी जात होती है तो जम जाता है, छोटी जात। मैंने कहा सही है, वैसा है तो किसी ने भी बताया था। वैसा भी है क्या ये लोग, मतलब खानदान। मौलाना कलीम के धर्मांतरण सिंडिकेट के तार हरियाणा के फरीदाबाद से भी जुड़ गए हैं। अवैध धर्मांतरण के मामले में फरीदाबाद में भी मौलाना कलीम सिद्दीकी और उसके 5 साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप ये है कि मौलाना कलीम ने 10 साल पहले विनोद नाम के शख्स को गुमराह किया, गैर कानूनी तरीके से उसका धर्मांतरण कराया। उस टाइम मैं स्कूल पढ़ता था 2011-12 में, तो उसके साथ मेरी दोस्ती हुई, आना जाना हो गया उसके साथ में। तो उसने मेरे को इस्लाम धर्म के बारे में बताया कि हमारा मज़हब कितना अच्छा है, तुम लोग पत्थरों की पूजा करते हो, मूर्तियों की पूजा करते हो। तो हिंदू मज़हब का बुरा बुरा बोलने लगा उल्टा सीधा कि जिस मूर्ति की तुम पूजा करते हो कहीं नाली में पड़ी रहती है, कहीं इधर उधर पड़ी रहती है, फिर तुम उसी की इबादत करते हो, पूजा करते हो, इससे अच्छा तुम इस्लाम धर्म कबूल कर लो। यूपी पुलिस की माने तो मौलाना कलीम सिद्दीकी भारत में धर्मांतरण का सबसे बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। यूपी एटीएस की 6 टीमों को जांच के काम में लगाया गया है, लेकिन मौलाना की गिरफ्तारी को विपक्ष यूपी चुनाव से जोड़ रहा है।
और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब सचिव हैं एसडीपीआई के। मैं बता दूं कि आज बाकायदा वो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इत्र की माशाल्लाह बढ़िया खुशबू भी आ रही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। संगीत रागी साहब प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत साहब आपसे भी पॉजिटिव वाइब्स का एहसास मैं कर पा रही हूँ। विजय शंकर तिवारी साहब आपकी तरफ से भी, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। शोएब जामई साहब संस्थापक इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव तुली राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एक अरसे के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। और शादाब चौहान भी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रवक्ता है पीस पार्टी के। सबसे पहले डॉक्टर रहमानी मैं आप ही से शुरू करने वाली हूँ। एक बड़ा इल्जाम लगता है कलीम सिद्दीकी जो अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, जब वो बातचीत कर रहे हैं तो वो इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं एक फाइनेंसर से जो कि गल्फ में कहीं किसी कंट्री में है। वो ये कह रहे हैं कि बड़ी जात की लड़की का अगर धर्म परिवर्तन होता तो बेहतर होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि हाँ कोशिश हो रही है, ये अनलॉक हो जाए तो राब्ता कायम किया जाएगा बच्चियों से। देखिए रूबिका, ये बहुत क्लियर है। हम लोग वो भी इस्लामिक स्कॉलर ही हैं, बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है। वो MBBS छोड़ के नदवा जाके उन्होंने तालीम हासिल की है। लेकिन ज़ात पात बरादरी की बात इस्लाम में खुसूसन, वैसे तो किसी भी धर्म में कोई करे तो गलत है, लेकिन इस्लाम में खुसूसन ये बहुत सख्ती के साथ बना है। और धर्म परिवर्तन के लिए भी बहुत ही सख्ती के साथ ला इक्राहा फिद्दीन सूरह तौबा में है। और लकुम दीनुकुम वलिय दीन तो बिल्कुल नमाज में रोज़ाना मुसलमान पढ़ा करते हैं, बस तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। और ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। ये हदीस नहीं है, ये कुरान है। और कुरान को हम ये मानते हैं, जिस पे बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं कि कुरान का जेर जबर भी नहीं बदला जा सकता। आसमानी किताबें नहीं, अल्लाह का सीधा कलाम है। इसका मतलब कलीम सिद्दीकी जो कर रहे थे वो पाप तो है? अगर जबरन, देखिए जबरन तो कोई भी करता है, वो कलीम सिद्दीकी हो या तस्लीम रहमानी हो, वो इस्लाम में भी जुर्म है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जुर्म है। लेकिन अगर ये जबरन नहीं है तो ये इस्लाम का भी फरीजा है कि हम दावत दें लोगों को, और ये इस देश के कानून का दिया हुआ हक भी है कि हम दावत दें। उत्तर प्रदेश में हक नहीं है डॉक्टर नहीं, तस्लीम हक है, रहमानी, नहीं उत्तर है। प्रदेश नहीं। आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। नहीं, जबरदस्ती तो कहीं नहीं है। मैंने कहा कि जो दावत देने का काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 के क्यों देनी है भाई? क्यों दावत देनी है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री, आप उसकी गरीबी का फायदा उठाकर, आप उसके मजलूम होने का फायदा उठाकर, आप उसकी नीची जाति का फायदा उठाकर अगर आप उसे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आर्टिकल 25 को पढ़िए। नहीं, इसे तो अपॉर्चुनिज्म कहा जाएगा ना। प्रीचिंग, विजय शंकर तिवारी, आर्टिकल 25 को पढ़िए, उसमें लिखा है, बहुत साफ लिखा है क्या राइट टू प्रीच, और फंडामेंटल राइट है ये। राइट टू प्रीच तो हर किसी को है, हर किसी को लेकिन राइट टू बेवकूफ बनाना नहीं है ना। राइट टू वो इस केस में दिख रहा है। विजय शंकर तिवारी साहब, देखो रूबिका इस्लाम में आवाज दे दीजिए क्या है ये बता रहे थे रहमानी साहब कि कहने में कोई बुराई नहीं है। इस्लाम में कहने में कोई बुराई नहीं है, जरूरी। जी विजय जी, बात जारी रखिए। देखो रूबिका, अभी रहमानी साहब कह रहे थे कि इस्लाम में ये है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही विजय जी, आ रही है। हाँ, अभी रहमानी साहब कह रहे थे कि इस्लाम में, कुरान में कुछ नहीं हो सकता है। ये कहने के लिए है, करने के लिए मना नहीं है। अगर करने के लिए मना होता तो मेवात नहीं बनता, अगर करने के लिए मना होता तो कश्मीर नहीं बनता, अगर करने के लिए मना होता तो कैराना नहीं बनता। करने के लिए अगर बना होता तो ये जो अभी मेरठ की घटना घटी है ये नहीं घटती। और अभी उमर गौतम की बात आई थी, भी 1-2 महीने पहले की बात है कि 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण उसने कराया, तो वो नहीं होता। तो ये सब लगभग जबरन हो रहा है। अभी एक आपने विनोद की घटना सुनाई, और 1 महीना पहले अभी मनोज की घटना आई थी। मनोज ने अपने मुंह से बताया कि किस प्रकार से जबरदस्ती हमारे परिवार प्रताड़ित करके, मेरी पत्नी को प्रताड़ित करके, और मुझे किस प्रकार के बंधक बना करके मुझे इस्लाम कबूल करवाया गया है। तो ये वहां बताया गया है। तो लेकिन रहमानी साहब हो या हमारे और पैनलिस्ट हो, ये उसको स्वीकार नहीं करेंगे। यानी देश भर में धर्मांतरण का काम चल रहा है। इधर लोग लॉकडाउन में लोगों को सहायता देने में लगे हुए थे, और इस्लामिक लोग और क्रिश्चियन दोनों देश में धर्मांतरण के अंधाधुंध काम में लगे हुए थे। तो ये एक चरित्र समझ में आता है। और ये केवल भारत की बात नहीं है,
दुनिया भर के लोग इस विषय को ले रहे हैं। केवल भारत की बात और विजय शंकर नहीं ले रहा है, लेकिन मौलाना साहब इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये बड़ी बात है। ओके, शादाब चौहान। रूबिका जी, इसमें दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रीच देयर रिलीजन वो फंडामेंटल राइट है, उसको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, पुलिस सांप्रदायिक सोच के साथ यहां इस तरह का कृत्य कर रही है लगातार, खास करके उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश को 2022 से पहले चुनाव की प्रयोगशाला बनाने के लिए ये किया जा रहा है। मुसलमानों को पकड़ो, आतंकवाद का नाम दो, मीडिया ट्रायल चलाओ, उसके बाद पूरी तरह से बदनाम कर दो। और ये बात कही गई अवैध धर्मांतरण, मैं पूछना चाह रहा हूं अवैध धर्मांतरण की डेफिनेशन क्या है? जो आगरा में घर वापसी प्रोग्राम हुआ था वो अवैध धर्मांतरण है। अगर कोई मर्जी से अगर धर्म परिवर्तन करता है वो अवैध धर्मांतरण है। लास्ट पॉइंट, 10 सेकंड में बोल रहा हूं कि चाहे उमर गौतम साहब का मामला हो, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का मामला हो, तो एक भी व्यक्ति ने आज सामने आकर ये नहीं कहा कि मुझे जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया। और हमारे यहाँ पहले से कानून है, लेकिन कोई चोरी करता हुआ, बलात्कार करता हुआ पकड़ा लगाकर बैठे हुए हैं आप? हाँ, मेरे शो में ही मैंने बताया, वो शख्स जो है कह रहा है कि कैसे उसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है। अभी चलवा कर वापस सुनाऊं आपको। इसका रूबिका जी, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो सरकारें हैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा। वहाँ लोग जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। इसका मतलब तो ये है हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है। और जब ये एजेंसी फौरन आप इतना जल्दी पलटी मारते हैं ना कि मैं आंखें भी नहीं झपक पाती और आप पलटी मार देते हैं। अभी आप ये कह रहे थे कि ये एक आदमी नहीं आया है जिसने इस तरीके का बयान दिया हो। मैं कह रही हूँ नहीं, आ गए हैं, उन लोगों ने बयान दिया तो आपने कहा हाँ देखिए तो सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, सरकार की नाकामयाबी है। तो ये कामयाबी है ना सरकार की कि उसकी पुलिस ने एक ऐसे धर्मांतरण रैकेट का भंडा फोड़ किया जो खाड़ी देशों से पैसा ले रहा था और यहाँ पर धर्मांतरण करवा रहा था। तो ये तो फिर पुलिस की एक बढ़िया काम हुआ ना, उम्दा काम हुआ। मानिए इस बात को। पुलिस की सांप्रदायिक सोच जो दबाव में, भारतीय जनता पार्टी की दबाव में, और एक नफरतवादी सोच को खुश करने के लिए जो लोग हिंदुत्व के समुद्र में डूबकर सेकुलरिज्म को और देश के फैब्रिक स्ट्रक्चर को भूल चुके हैं, उनको खुश करने के लिए क्या जा रहा है? हाँ, हिंदू से मुसलमान बनवाए आप, बरगलाए आप, लेकिन इसमें दोष देंगे बीजेपी को। क्या बीजेपी को कैसे दोष देंगे बताइए? शादाब चौहान, एक हिंदू लड़का, वो मैं कह रही हूँ क्या आपका नाम कुछ दे देती हूं मैं, और वो शादाब चौहान बन जाते हैं, हिंदू से मुसलमान बन जाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी हुई? बीजेपी की। इसकी जिम्मेदारी नहीं हुई, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। मेरे पूर्वजों ने घर वापसी की तो ये मेरा फंडामेंटल राइट है। अगर कोई इंसिस्ट करेगा किसी पे वो गलत है। मेरे पूर्वजों ने घर वापसी की, मुझे गर्व है शादाब होने पर, चौहान होने पर। मैं वेलकम है, मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा हक पर हूं। भाई मेरे क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे पूर्वज मेरे पूर्वज क्षत्रिय थे और मर्यादा पुरुष श्री राम हमारे पूर्वज हैं। हाँ, और तो उनके हिंदू पूर्वज आदम हाँ, सलाम है, उनके पूर्वज आदम सलाम है। आपके पूर्वज हिंदू थे ना? बिल्कुल, उन्होंने घर वापसी की आप अपनी मर्जी से। और घर वापसी कैसे इस्लाम को अपने कैसे घर वापसी? उन्होंने कन्वर्ट किया ना, सच्ची बात बोलिए ना, घबराना किस बात का? हाँ, हमारे पूर्वज हिंदू थे। हम लोग कोई सऊदी अरब से, इराक से, ईरान से नहीं आए हैं। आप ये भी जानते हैं। आपके माँ बाप, आपके परदादा जो हैं वो कभी हिंदू हुआ करते थे, मेरे परदादा कभी हिंदू हुआ करते थे, वो कन्वर्ट हुए हैं, ये सच्चाई है, मानिए ना, फख्र से मानिए इस बात को। क्या अब आप इस्लाम फॉलो कर रहे हैं? सुनिए रूबिका जी, मैं गर्व से कह रहा हूँ कि मेरे पूर्वज क्षत्रिय थे और मेरे पूर्वज मर्यादा पुरुष श्री राम है, उनके आदम अलैहिस्सलाम है। और हमारा रिलीजियस बिलीफ है हर कोई मुसलमान पैदा होता है, लेकिन उसके हालात उसको दूसरे मजहब में लेके जाते हैं। ये रिलीजियस बिलीफ है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे इल्म की पूरी जानकारी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जब आदम अलैहिस्सलाम आए तो इस्लाम नहीं आया। इस्लाम कब आया? ये आपकी गलतफहमी है। प्रॉफिट जब लेकर आए बाकी सारी किताबों को, फिर आपने कहा कि ये नहीं, अब इसे फॉलो किया जाए। डॉक्टर तस्लीम रहमानी मना कर रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं आपको बताऊं कि दुनिया जब इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन की एक बहुत साइंटिफिक बहस हो जाएगी, बहुत डिटेल है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहैसियत मुसलमान आए थे और उसके बाद हजारों, उसका तो एरिया पूरा टाइम पीरियड नहीं मालूम, अच्छा, लाखों साल का हो गया। 1500 साल पुराना रिलीजन और अब हर कोई मुसलमान हो गया। रिलीजियस इवोल्यूशन, पूरा खेल ही बदल गया। की लाखों साल की तारीख है। प्लीज सर, मैं लाखों साल की तारीख है वो, थोड़ा इसलिए मैं उसमें पूरी डिटेल में मैं भी इस वक्त नहीं जा सकता। बड़ी स्कॉलरली डिबेट है, लेकिन इस्लाम के धर्म की तकबीर
तकमील होती है 1500 साल पहले, कंप्लीशन होता है 1500 साल पहले। तो आप सच बताइए ना, ये मत कहिए ना कि वो जिसका जिक्र करते हैं मनु को लेकर या आदम को लेकर, आप कह रहे हैं तब से इस्लाम चला रहा है। हम तो कुरान में जो लिखा है उसको मानते हैं। आप सच्ची बात कहिए, हम तो जो कुरान पर बात रखिए, हम कुरान में जो लिखा है उसको मानते हैं, और कुरान ने जो हमको बताया वो ये है, और इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो पाई अभी तक भी कोई इसको कंडेम कोई कर दे। हम डार्विन की उस थ्योरी को नहीं मानते कि यहाँ पर इंसान जो है वो बंदर के हैसियत से पैदा हुआ। बेसिक पे आ जाइए, हम डार्विन की थ्योरी को नहीं मानते। बेसिक पर आ जाइए। मैं ये कह रही हूँ कि जब प्रॉफेट मोहम्मद जो है वो आए तब इस्लाम आया, इससे पहले इस्लाम नहीं था। नहीं, इससे पहले इस्लाम को दीन इब्राहिमी भी कहा जाता है, इस्लाम को दीन इब्राहिमी भी कहा जाता है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है 4000 साल पहले आए थे। 4000 साल सनातन धर्म से परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना, है आपको, तभी तो आप इस्लाम में कन्वर्ट करवा रहे हैं। आरएसएस को है परेशानी सबसे, संगीत रागी, हम लोगों को नहीं है किसी से परेशानी। संगीत रागी भाई, आप सबको भी मुसलमान कर दिया अब। संगीत रागी जी भी मुसलमान पैदा हुए थे, मैं कह रहा हूँ, ये मेरा बिलीफ है। देखिए आपके पूर्वज क्षत्रिय थे, ये मानिए, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा देखिए, बहुत गंभीर विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत गंभीरता से इस पर बात करनी चाहिए कि जब प्रॉफिट साहब की मक्का विजय होती है, और जब वहाँ पर जो मक्का के जो लोग थे जो पहले इस्लाम से दूसरे धर्म का पालन करते थे, उसी रात 360 से ज्यादा धर्मस्थलों को जो बाकी लोग पूजा करते थे, पूजा पद्धतियां थी, उनको उन्होंने तुड़वाया। और जब उस पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पूर्वज भी जो धर्म जिसका पालन करते थे, वह सारी बेवकूफ़ी भरी थी, वो सब गलत थे, उन्होंने पूरे खारिज कर दिया। और उसके बाद अब मैं कैसे कहूं, मैं तो ये भी कह सकता हूं कि कुरान उनके समय तो आया नहीं था। कुरान तो जो है वो तीसरे जब खलीफा हुए उस समय बन करके पूरे कुरान आया, वो सूती परंपरा। एक सेकंड रुकिए ना, रागी साहब को इतना तो पता है, इतनी सारी जानकारी तो है। नहीं, वो 360 भी धर्म स्थल नहीं थे, काबे के ऊपर जो बुत रखे हुए थे वो 360 बुत थे। अच्छा, उनको बात रखने तो दीजिए, रागी साहब कंप्लीट कीजिए। बस ये कह रही हूँ, उस वक्त कंपाइल हुआ था कुरान, हुजूर की मौजूदगी में आ चुका था, कंपाइल नहीं हुआ था। खैर आगे बढ़िए। सुनिए, इस पर उस पे हम एक लंबी बहस कर लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इस्लाम कोई आध्यात्मिकता के बल पर आगे नहीं बढ़ा है। इस्लाम तलवार और रक्तपात के आधार पर आगे बढ़ा है। यदि सिर्फ फार ईस्ट को यदि हम ले लें, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, एरिया है, वहां पर इस्लाम व्यापार के सहारे आया, व्यापार के करते करते इस्लाम यहाँ तक पहुंचा। लेकिन चाहे वो मध्य एशिया हो, तुर्की हो, मैं इस्लाम पर थोड़ी चर्चा करने आई हूँ, मैं कलीम सिद्दीकी पर चर्चा करने आई हूँ। 23 साल ये इनको धर्म का, इस्लाम का इतना ज्ञान है संगीत रागी जी, तो आप मुझे बता दीजिए 23 साल का प्रोफेट का एज है, उसमें कितनी जंगें हुई हैं और कितनी तलवारें चली हैं। प्लीज जरा आप मुझे बता दीजिए, आप इतने जानकार हैं। दोनों रुक जाइए, मैं धर्म पर बहस करने नहीं आई हूँ, मुझे इस्लाम पर बहस नहीं करनी है, मुझे ना हिंदुत्व पर बहस करनी है, ना इस्लाम पर बहस करनी है, ना क्रिश्चियनिटी पर बहस करनी है। मैं फिर बताना चाहती हूँ प्रोफेसर रागी, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, अवैध धर्मांतरण पर मैं बहस करने आई हूँ, मैं किसी रिलीजन पर बहस करने नहीं आई हूँ। एज सिंपल एज दैट। राजीव तुली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं ये कह रही हूं कि इसको राजनीतिक रंग क्यों देना? अगर एक शख्स अवैध तौर पर धर्मांतरण करवा रहा है तो हम सबको उसके अगेंस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सिंपल पॉइंट। कर रहे थे रूबिका जी, अब मैं आऊं। तस्लीम को रहमानी कुरान को कोट करके हमको ऐसा ज्ञान दे रहे थे जैसे ये पूरा शांति का संदेश हो, शांति का दुनिया में उपदेश हो। यदि ऐसा ही है तो दुनिया में जहां जहां आप हैं वो अशांत क्षेत्र है।
जहां आप हैं वहां अशांत मैं उसका है, जवाब जहां दे आप सकता हूँ नाइन्टी पूरे तौर पर, परसेंट लेकिन वहां भी रूबिका ने अशांत जो है। बात कही आप उस पर तवज्जो नहीं, दीजिए। नहीं, ये संगीत रागी, जबरन धर्मांतरण एक की बात सेकंड ये डॉक्टर करना रहमानी रुक जाइए, चाहती मैं है, फिर वरना मैं कह रही आपको हूँ। जवाब दे सकता हूँ बहुत डॉक्टर तसल्ली रहमानी बात। प्लीज रुक जाइए। संगीत रागी साहब, इस पर हमारी पहले भी बहुत दफा बहस हो चुकी है। आपके धर्म का सम्मान हर कोई करेगा, आप दूसरों के धर्म का सम्मान करेंगे, पीरियड, बात खत्म। मैं यहाँ पर ना इस्लाम पर चर्चा करने आई हूँ, ना हिंदुत्व पर चर्चा करने आई हूँ। मैं उन लोगों पर नहीं, डॉक्टर रागी प्लीज, मैं अगर हिंदुत्व का सर झुकाकर सम्मान करती हूँ तो आप भी बाकी धर्मों का सर झुकाकर सम्मान करेंगे, पीरियड। ये बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। नहीं, मैं आपको ये मंच नहीं दूंगी कि आप किसी धर्म को यहाँ पर नीचा दिखाए, कतई नहीं। आप उन लोगों को नीचा दिखाइए जो इस धर्म का इस्तेमाल करके गलत रास्ते पर जा रहे हैं। बहुत महीन इसमें डिफरेंस होता है, और उस डिफरेंस को आप समझिए। नहीं दूंगी मैं आपको मौका, कतई नहीं दूंगी अगर आप किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो। राजीव तुली साहब, नहीं आऊंगी प्रोफेसर रागी मैं आपके पास। ये मंच किसी भी धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। मैं नहीं निकाल, नहीं, कतई नहीं। हर धर्म ने पीस को यहाँ पर प्रोफेसी की है, आप ना समझे तो आप अनाड़ी हैं। थैंक यू सर। राजीव तुली साहब, मैं कह रही हूँ जो शख्स इस्लाम का नाजायज इस्तेमाल करके धर्मांतरण करवा रहा है, उसके लिए सब एक लहजे में क्यों नहीं बोल पाते? चाहे वो डॉक्टर तस्लीम रहमानी हो, रूबिका लियाकत हो, शोएब जामई हो, या फिर शादाब चौहान। हम लोग क्यों छिपाने लग जाते हैं इस बात को? क्योंकि मुसलमान है वो, इस्लाम को खतरा आ जाएगा। राजीव तुली। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप रूबिका जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। समस्या यही है, जब आप ये कहते हैं कि सभी धर्म बराबर हैं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। जब आप कहते हैं कि मेरा धर्म ही श्रेष्ठ है और यदि मेरे धर्म में आओगे तभी आपको साल्वेशन या मोक्ष जिसको कहते हैं वो मिलेगा, तो सबको समस्या होती है और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि अपने देश में डरा धमका करके, लालच से या धोखे से किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन जो है या मत पंथ संप्रदाय परिवर्तन जो है वो उसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए और नहीं है। परंतु क्या है कि कुछ कट्टरवादी मुसलमान मुल्ला उल्लेमा अपने मन में आज भी गजवाए हिंद पाले हुए हैं। समस्या वही है, और वो लोग जो बाकी सब पेरीफेरी पर बैठे हुए लोग तुरंत उनको आकर के सपोर्ट करने लगते हैं, वो उससे बड़ी समस्या है। एब्सोल्युटली। एक व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड उसका ऑडियो वायरल हो रहा है, वो उसमें क्लेम कर रहा है कि मैंने पैसा देकर के, ऊंची जाति का पैसा अलग, नीची जाति का पैसा अलग, लालच देकर के, ट्रेनिंग देकर के, ऐसे स्पॉट्स डिसाइड करके जहां से आप हिंदू लड़कियों को, सिख लड़कियों को, जैन लड़कियों को का धर्मांतरण करवा सकते हैं। ऐसा ऑडियो, उसके बावजूद भी जो ये सो कॉल्ड आपने मुस्लिम स्कॉलर्स बिठा रखे हैं, ये उसकी भर्त्सना नहीं करते हैं, उसको टोकते नहीं है और उसको सपोर्ट करते हैं। ये सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है। और ये कोई ऐसा पहला केस नहीं है। केरल में सत्य सारणी ने जो किया वो जग जाहिर है, वो टीवी पर स्टिंग ऑपरेशन में कैद हुआ, वो पकड़ा गया। मीनाक्षीपुरम में जो हुआ वो जग जाहिर है और पुरानी बात है, आज की बात नहीं है। आप इसको तब भी ढांपने का, छुपाने का प्रयास कर रहे थे, आप आज भी उसकी सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है मैं 100 नहीं 200% आपके साथ यहाँ पर अग्री करूंगी कि जो गलत कर रहा है उसे अगर बचाने की कोशिश होती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके धर्म से ताल्लुक रखता है, तो गड़बड़ी वहां शुरू हो जाती है। शोएब जामई, इतनी आप में हिम्मत है मुस्लिम ब्रदरहुड की कि अगर कलीम सिद्दीकी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे थे तो कहें कि आदमी गलत है, होना चाहिए सलाखों के पीछे। विदेशी चंदा धर्म परिवर्तन का फंदा कलीम सिद्दीकी, ये पुलिस कह रही है यूपी की कि अब तक का सबसे बड़ा धर्मांतरण रैकेट चलाने वाला शख्स है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाती हूं और मैं रिपीट नहीं करूंगी। शोएब भाई, मुझे पता है कि आपको मेरा सवाल अच्छे से ध्यान होगा, अब मुझे उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि हम लोग सब एक साथ खड़े होकर जो काम गलत कर रहा है वो कहने से कतराते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे धर्म से ताल्लुक रखता है? देखिए रूबिका जी, मैं इस मुद्दे पर बिल्कुल वाटापोटरी नहीं करूंगा, कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी। हालांकि हाँ, अभी थोड़ी देर पहले कुछ इंटेलेक्चुअल अनार्किस्ट, कुछ आताताइयों ने इस्लाम के मुद्दे पर अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन किया, लेकिन आपने उन्हें रोक दिया, आप काबिल तारीफ़ है।
ठीक है, लेकिन चूंकि अब इस मुद्दे पर ही मैं बात केंद्रित करता हूं, तो देखिए यूपी पुलिस ने, एटीएस ने जब उनको गिरफ्तार किया और उनको कोर्ट में पेश किया गया, उनकी लाख दलीलों और लाख कोशिशों के बाद भी कोर्ट ने जिस तरह का गंभीर अपराध और संगीन अपराध इस वक्त टीवी चैनल और मीडिया में चल रहा है, और जैसा पुलिस ने भी कहा था, प्रशांत जी ने, कोर्ट ने उसको नहीं माना और कहा कि नहीं, हम आपको पुलिस कस्टडी नहीं दे सकते, इनको जुडिशियल कस्टडी दे सकते हैं। तो उनको पुलिस की कस्टडी के बजाय जो है वो जेल भेज दिया गया कि ठीक है आप वहां पे अपना पूछताछ कर सकते हैं। तो पहली बार तो कि एक गंभीरता का जो लेवल जितना दिखाया जा रहा था वो कम हो 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा एक आपके फैक्चुअल एरर को मैं ठीक कर दिए देती हूँ, तो आप मान लीजिए गंभीर हो गया, क्योंकि अब तक आप इसके पीछे छुप रहे थे कि जुडिशियल कस्टडी में भेजा, अब हो गया गंभीर। दूसरी बात आते हैं, स्पेशल जज उन्होंने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। नो लेट्स टॉक अबाउट इट ना सर, अब हो गया गंभीर। मैं इसी पे आ रहा हूँ, मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ और इसी पे आ रहा हूँ कि अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले उमर गौतम साहब को इसी तरह के संगीन अपराध में गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि बहुत विदेशी फंडिंग बहुत होती है। उस केस को अगर कोई यहाँ से ट्रेल कर रहा हो, कोई उस पर फॉलो कर रहा हो, तो उनको पता होना चाहिए कि अब तक कोर्ट में उनके विदेशी फंडिंग के सबूत का कोई भी पुख्ता सबूत पुलिस अभी तक नहीं दे सकी है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अभी 15 दिन पहले सर संचालक जी श्री मोहन भागवत जी के साथ एक कार्यक्रम, राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वोपरि, एक राष्ट्रवादी कार्यक्रम, उसमें मोहन भागवत जी ने इनकी तारीफ भी की, इनके हाँ से हाँ मिलाया और इनको रिकॉग्नाइज भी करते, बहुत अच्छा ताल्लुक है। इवन कि मोहन भागवत जी के जो छोटे भाई हैं वो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से मिलने आए हैं उनके घर कि सर हम आपके साथ संवाद करते हैं और आप देश के लिए एक बहुत बड़ा, एक बड़े इस्लामिक विद्वान है और उनको एक राष्ट्रवादी इस्लामिक विद्वान माना जाता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर राष्ट्रवादी विद्वान भी, इस्लामिक विद्वान भी, मतलब अगर आपके लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा का एजेंडा बन जाएंगे तो आप क्या कह रहे हैं, उसको संरक्षण मिल जाएगा? ये देश कानून से चलता है। नहीं, ठीक है, देखिए मोहन, ये देश कानून से चलता है, मोहन भागवत जी का जितने भी कारण, नहीं चलता है। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, मोहन भागवत जी के जितने कार्यक्रम होते हैं उससे पहले प्री एनालिसिस होती है कि हमारे मंच में जो साझा कर रहा आदमी उसका बैकग्राउंड क्या है, होती कि नहीं होती? बताइए। क्या मोहन भागवत जी को आपको लगता है कि किसी देश विरोधी और इस तरह की ताकतों के साथ मंच साझा करेंगे? यानी कहीं ना कहीं ऐसा राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। सुनिए रूबिका जी, नहीं रूबिका जी, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है। आप उनके ऊपर शक करने लगे तो आप कहेंगे हाय देखो मुसलमानों पर शक कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर को शक की निगाह से देख रहे हैं। राजीव तुली जी, रूबिका जी, मुझे लगता है ये जिस बात की चर्चा में ब्रेक में जाने से पहले कर रहा था कि ये शुएब जमई जैसे लोग हैं जो अननेसेसरीली, आप मुझे सुन पा रही है रूबिका जी? हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, आप बोलने दीजिए, मैं बताता हूँ। आप, मेरा नाम राजीव तुली मेरा नाम है, आपका नाम नहीं है शुएब जी, मुझे बोलने दीजिए। अरे मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए। आप बोलने देंगे तो मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा। अरे आप मुझे ये देखिए, या रूबिका जी देखिए, मैं इस प्रकार वैसे ही आपको मालूम है ऐसी डिबेट्स में नहीं आता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप ऐसे लोगों को बिठाती हैं जिनका कोई स्तर नहीं है। हर बार आप भी इसी तरीके से पलटियां मार रहे हैं। पहले आपने कहा, एक सेकंड रुकिए, शोएब जामाई साहब रुकिए, सभ्यता से डिबेट कर लेते हैं। आपने कुछ बड़े गंभीर सवाल पूछे, अब उन सवालों का जवाब राजीव तुली को दे देने दीजिए। आपने सवाल पूछा ना कि क्यों मिलने गए, किसी तरह का बैकग्राउंड चेक क्यों नहीं हुआ, तो है ना राजीव तुली जी, जवाब देंगे? राजीव जी, आप ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप या तो इनको ऑडियो नीचे करिए या रखिए, या ये बीच में ना टोके, ऐसी व्यवस्था दी। मैं किसी के ऊपर नहीं बोलता हूँ, मैं नहीं चाहूंगा ये भी मेरे ऊपर। ओके, देखिए, जहां तक मिलने मिलाने का सवाल है, शोएब जमई भी कल को मिलना चाहेंगे तो उनको मिलने का समय मिलेगा, मेरा ऐसा विश्वास है। क्योंकि वहां और किसी भी प्रकार का कोई भी अंकुश अगर हम वहां लगाएं, हमारे तो जो संघ कार्यालय है, जो संघ की शाखाएं लगती हैं, वो सब खुले स्थानों पर लगती हैं। संघ कार्यालय खुले, आप मिलना जाना चाहे आप भी मिल सकते हैं। और वहां
ये देखिए आप शोएब जी देखिए, मेरा नाम राजीव है, आपका नाम शोएब जुमई है। इस बात को संघ के कार्यकर्ता कौन है? संघ से ताल्लुक कौन रखते हैं? किसको ज्यादा जानकारी है? शोएब जामई, मुझे एक बात बताइए ना, आप बीच बीच में टोका टोकी नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अभी तक आप मेरी बात सुनिए। कौन आपने संघ की शाखा ज्वाइन की है? सामने आया है। शोएब जामई, आप जानते हैं संघ कैसे काम करता है? जो संघ से ताल्लुक रखता है वो ये कह रहा है कि कोई भी जाकर मिल सकता है, तो आप कह रहे हैं नहीं 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 बैकग्राउंड चेक होता है। अरे भाई सुन तो लीजिए, संघ आपसे ताल्लुक रखता है कि वहां से ताल्लुक रखता है? अरे असल बात ये है कि सुन लीजिए, असल बात ये है कि आप जैसे असभ्य व्यक्ति को ऐसी डिबेट्स में नहीं बिठाना चाहिए, के खिलाफ हो गए। आपको आपके जैसे असभ्य व्यक्ति को नहीं बिठाना चाहिए, जिसको समाज में सभ्यता के नाम पर उनके जो प्रोसेस है, क्या बोलना, कहां बैठे हैं, आप केवल डिफेंड करने के लिए आते हैं यानी सीधा सीधा उत्तर प्रदेश मिलती है, आपको उससे आपके लाइक्स मिलते हैं आपके फेसबुक पर। मैं देख रहा हूँ खिलाफ काम कर रही है। आप बेकार की बात नहीं करिए जामई साहब। वो ये वाला मुद्दा समाप्त हो गया जिस पर राजीव जी रुकिए। शोएब भाई, आजकल शेरलॉक होम्स आप ज्यादा देख रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। 007 जेम्स बॉन्ड जो है आप ही बन गए, वो भी मेरे समझ में आया। आपको नहीं कहां से फंसे तो आप हैं, न्यायिक हिरासत में भेजा, बड़ा मामला नहीं है, वो तो आपको हल्के में छोड़ दिया शोएब भाई, वरना असलियत ये है कि आप इसके आगे डिबेट करने लायक ही नहीं बचे थे। जो पहला आपका जो दलील थी ना, वही सड़क पर जा घुसी, आप समझिए। अरे आप संघ के अरे सुनिए ना, संघ के सर संचालक, या तो आप मुझे कोई प्रूफ दे दीजिए। मैंने आपको कलीम सिद्दीकी के ऑडियो का प्रूफ दिया, आप मुझे आपकी ये जो आप कहानी मनोहर सुना रहे हैं उसका प्रूफ दे दीजिए। ये क्रेडिबिलिटी है सर संचालक की। तो या तो गलत मौलाना है या मौलाना या तो सर संचालक है, दोनों में से कोई गलत है ना। कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप अब्बा जब्बा टब्बा कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, इस वक्त एक बड़ी खबर दे दूं और उसके बाद वापस। हाँ ठीक है। या मौलाना कलीम की संस्था ग्लोबल पीस सेंटर की तलाशी एटीएस लेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, तलाशी का वारंट जो है वो जारी हो गया है। ग्लोबल पीस सेंटर की तलाशी एटीएस द्वारा ली जाएगी। दिल्ली के शाहीन बाग में ग्लोबल पीस सेंटर का दफ्तर है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मौलाना कलीम को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 10 दिन की पुलिस रिमांड। एक छोटा सा ब्रेक, और शोएब जामई जो है वो ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत से जिस की मुलाकात होती है, योगी आदित्यनाथ उसके ऊपर किसी तरह का केस करके फंसा देते हैं। तो राजीव तुली साहब, जरा शोएब जामई जो इल्जाम लगा रहे हैं उस पर आप सफाई दे दीजिए। इल्जाम लगा रहे हैं मोहन भागवत से जिसकी पट्टी है उसे योगी आदित्यनाथ सलाखों के पीछे भेज देते हैं। नहीं, मुझे लगता है रूबिका जी, शोएब जामई जी का जो प्रश्न है वो इतना मूर्खतापूर्ण है कि उसके जवाब देने का कोई किसी प्रकार का नहीं। मुझे लगता है कि हमें अपने मूल मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर हम ये डिबेट है उस पर काम करना चाहिए। वो है कि कन्वर्जन हो रहा है सर, फंस गए तो आगे पीछे करने लगे। अच्छा, फंस गए तो आगे पीछे करने लगे। उस कन्वर्जन में मुझे ही बता रिया है, लालच दे करके, ये आज का नहीं है, ये पुराना विषय है। पेट्रोल डॉलर आते थे पहले कन्वर्जन के लिए, अब ये लव जिहाद का जो विषय है, ये लव जिहाद वाला चल रहा है। और अभी शोएब जामई जैसे ही जो संरक्षक हैं ऐसे लोगों के, उन्होंने अभी ये नारकोटिक्स जिहाद भी शुरू किया है। और ये हम नहीं कह रहे, ये केरल के आर्च बिशप ने अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें उन्होंने रिपीटेडली कहा है कि किस प्रकार से लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद जो है वो इस देश में रहने वाले हिंदू, जैन, सिख, क्रिश्चियन, इन सब पर चल रहा है। बाद में कर लीजिए। आप ही का सवाल पूछा है, सवाल का जवाब तो ले लीजिए। शोएब जामई जो है, ये कैसी डिबेट है कि आप लगातार सवाल करते जाएंगे, जवाब आप ही के सवाल से मैंने ब्रेक लिया, आप ही के सवाल से ब्रेक के बाद वापस डिबेट शुरू कर रही हूँ, तो इतना तो आप रिस्पेक्ट देंगे ना डिबेट कार्यक्रम में, जो डिबेट कर रहा है उसे और जो करवा रहा है उसे। रुकिए ना शोएब जामई, सवाल पूछा उसका जवाब लीजिए आप। राजीव तुली 20 सेकेंड। तो जी क्विक जवाब। देखिए ये जो एक भाव है गजवाए हिंद वाला, जिसको कुछ कट्टरवादी मुसलमान और ऐसे शोएब जामई जैसे स्कॉलर जो आपने बिठाते हैं जिनको आप यहाँ पर, वो गजवाए हिंद का एक सपना पाले हुए हैं अपनी आंखों में, और उसी सपने को लेकर के ये जो सारा
इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं वो ये काम हो रहे हैं। आप देखिए अभी भी आपको इस सारी डिबेट में इन जो भी 2 या 3 स्कॉलर्स आपने बिठा रखे हैं, मुस्लिम स्कॉलर बिठा रखे हैं, उनमें से किसी ने भी जो लालच से या पैसा देकर के धर्म परिवर्तन हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, ये कानून मेरे पास है उत्तर प्रदेश में जो धर्मांतरण का कानून है उसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धर्म गुरु या कोई स्कॉलर अगर धर्म परिवर्तन कराता है तो जिला अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिला अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप डॉक्टर तस्लीम रहमानी, अगर ये इस्लामिक स्कॉलर इस तरीके से आपने मुझे रिबटल का मौका नहीं दिया, नहीं दूंगी, 10 सेकंड का रिबटल दीजिए। जामाई साहब नहीं दूंगी क्योंकि आपने बीच में हैकल किया। अरे तो मैंने पूछा था तो सवाल उसका जवाब मिला ही नहीं, ये हमारे पे घूम गए गजवा हिंद फला फला। मैं पूछ रहा हूँ भागवत जी के छोटे भाई क्यों आए थे मिलने के लिए? अगर ये प्रूव हो जाता है इसका जवाब बस हाँ या ना में दे दीजिए। धर्म परिवर्तन तो नहीं है तो घुमाने लगते हैं। गौतम हो या तस्लीम रहमानी हो, सबको जेल जाना चाहिए। मैं हिमायत नहीं करूंगा, ना मैं खुद कर रहा हूं और ना मैं किसी की हिमायत करूंगा, अगर ये प्रूव हो जाता है कि धर्मांतरण जबरन हुआ है। दूसरी बात कल जो 2.5 पेज का जो पुलिस ने कल प्रेस रिलीज दी आपने भी देखी होगी, उसमें उन्होंने कहा कि प्रलोभन क्या है, जन्नत में भेजेंगे, खौफ क्या है, अल्लाह से डरा रहे हैं। तो अगर ये है परिभाषा प्रलोभन की और खौफ की, तो मेरा ख्याल है इससे ज्यादा बड़ी मजा का खेज रिडिकुलस बात जो हो जाता है ना, मामला तभी खराब हो जाता है। मैं कह रही हूँ जो भी गड़बड़ी कर रहा है, आप डंके की चोट पर बोलिए इसने गड़बड़ी की जाए, सलाखों के पीछे बात खत्म। अगर कोई भी उस समय अगर जबरन करा रहा है, पैसे दे रहा है, मुझे लगता है इससे बेहतर इससे बेहतर पॉइंट नहीं हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय शंकर तिवारी साहब माफी चाहती हूँ, संगीत रागी साहब आपके पास भी नहीं आ पाई आखिरी स्टेटमेंट के लिए, लेकिन फिर अभी तो ये मसला रुकेगा नहीं। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी को हाईकमान ने दिल्ली बुला दिया है। पंजाब मंत्रिमंडल के फेरबदल पर चर्चा होगी। शुक्रवार तक नए मंत्रिमंडल की घोषणा हो सकती है। अमृतसर से चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली जाएंगे चन्नी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।